अब बात यह है कि अपोजिशन की जानिब से नैब पर पहले ही तनकीद की जाती है। अपोजिशन नैब को काला कानून भी कहती रही है, लेकिन इस बार अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट की ख्वाजा बरादरान की जमानत के फैसले में दिए गई जो ऑब्जर्वेशन है उसको अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रही है। सवाल यह है कि अपोजिशन का क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किए गई जो ऑब्जर्वेशन है उसको अपने मौक़िफ़ की जीत करार देना दुरुस्त है? क्या फैसलों में शामिल मुशाहिदात की कोई कानूनी वक़्त है? इसके ऊपर क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? और अपोजिशन और हुकूमत के माबैन नैब कवानीन में तरमीम का मामला आखिर कहाँ पर अटका हुआ है, इस सब पर मैं बात करूँगी साबिक वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब से। उन्होंने मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़रोग साहब आपका। इससे पहले कि मैं डिटेल डिस्कशन में जाऊं फ़रोग साहब, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पूछना चाहती हूँ। एक तो ये जो इल्ज़ाम भी लग रहा है, प्रोपेगेंडा कह लें, तनकीद कह लें भाई, कि वज़ीर कानून फ़रोग नसीम जो हैं ये अब नहीं है इनके पास वजारत, लेकिन ये वज़ीर कानून के दफ्तर में आखिर क्यों बैठते हैं? तो इस पर मैं ज़रा आपका मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ। बड़े दिनों से मैं प्रोपेगेंडा सुन रही हूँ। वो पहले जब फेक न्यूज़ चलती थी, फैब्रिकेटेड फेक न्यूज़ चलती थी, तो मुझे गुस्सा आता था। और अगर मैं कभी क्योंकि नहीं मीडिया को हमेशा मैंने अपना पार्ट समझा, और अगर कभी ये कहा कि जी फेक न्यूज़ नहीं चलाए, जैसे एक दफ़ा फेक न्यूज़ ये चलाई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने जी मेरी बड़ी सरजनिश की आर्मी चीफ के केस में, बिल्कुल झूठ लग। तो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि फेक न्यूज़ नहीं चलनी चाहिए, तो उसका जवाब ये मिला कि जी फेक न्यूज़ तो अपनी जगह पे है, लेकिन फ़रोग साहब ने अल्ताफ़ हुसैन को नेल्सन मंडेला कहा था। मतलब देखिए किस चीज़ से मिलाया जाता है। वो क्यों कहा था? वो उस ज़माने में ये होता था कि लंदन से फरमाइश आती थी, वो फरमाइश पूरी नहीं की जाए उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते थे। तो उस वक्त तो मीडिया ने किसी को इस तरह की बात पता भी नहीं थी, सिक्योरिटी इश्यूज थे। लेकिन बहरहाल बात इतनी ये है कि ये फेक न्यूज़ है। मैं आज सुबह इस्लामाबाद ज़रूर आया हूँ, लेकिन पिछले 10 दिन से ऑनवर्ड्स मैं तो कराची में था। और ये कहना कि मैं मिनिस्ट्री में बैठा हुआ हूँ और मैं मिनिस्ट्री चला रहा हूँ, तो मतलब ये फेक न्यूज़ है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ओत ले लेते तो ये सारी ये फेक न्यूज़ ना आती ना। क्यों ओत नहीं ले रहे फ़रोग साहब? देखिए इस वक्त मुल्क का कोई वज़ीर कानून नहीं है, ज़ाहिर जिम्मेदारी तो वज़ीर आज़म की है। हाँ, वज़ीर आज़म कौन? वज़ीर आज़म। हाँ, लेकिन कानून भाई, कानून तो आप जानते हैं ना, कानून तो आप जानते हैं। चले इस पे फिर बाद में कभी बात करेंगे। वैसे मुस्तकबिल करीब में ओथ ले रहे हैं या ज़ाती मसरूफियात हैं, अभी कोई नहीं ले सकते या कुछ रुकावटें हैं? नहीं, ज़ाती मसरूफियात तो हैं। अच्छा। ओथ लेने या ना लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान वो काम करे जिससे पाकिस्तान की फलाह हो, बहबूद हो। तो कुछ निजी काम में भी मैं थोड़ा सा टाइड अप हूँ, तो मेरे ख्याल में ये इसको चले इसमें मैं बेस्ट ऑफ लक ही कह सकती हूँ। नहीं करें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा फ़रोग साहब, एक और जो हुकूमत का इक़दाम, इसको कानूनी तौर पर ज़ाहिर है मैं ये समझना चाहती हूँ, आप बेहतर तौर पर बता सकते हैं। जो हुकूमत ने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक दरख्वास्त दी है, इसको कानूनी तौर पर आप कैसे देखते हैं? बड़ी तनकीद हो रही है, खासतौर पर नून लीग वाले कह रहे हैं भाई हमें तो आप कहते थे कि कुलभूषण के लिए हमारा रवैया बड़ा नरम था, आज आप लोग पटिशनें दायर करते फिर रहे हैं, दरखास्तें देते फिर रहे हैं। मेरी गुजारिश है मेरे नून लीग के भाइयों से, बहनों से, मेरी गुजारिश है पीपल्स पार्टी के हमारे भाइयों से, बहनों से, कि देखिए प्लीज़ ये एक बड़ा हाईली सेंसिटिव पाकिस्तान का सिक्योरिटी इशू है, और इस पे प्लीज़ सियासत ना करें, इसको छोड़ दें। बाकी चीज़ों पे बिल्कुल होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए। एक तरफ आप लोग हैं, एक तरफ PTI है, वो भी हमारे हैं, आप भी हमारे हैं, ज़रूर आप इसको करें।
और ये इसकी वजह मैं आपको बता दूं और जल्दी से आपके सामने बयान करूं, वो ये है कि जब ये मुकदमा चला तो उस मुकदमे में ICJ ने जब अपना फ़ैसला दिया तो उसमें ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक रिव्यू और रिकन्सिडरेशन का मैकेनिज्म कानूनन प्रोवाइड करेगा ऑफ पाकिस्तान ओन चूजिंग। अल्फाज हैं ऑफ पाकिस्तान ओन चूजिंग, यानी रिव्यू और रिकन्सिडरेशन के लिए पाकिस्तान को ये ICJ ने कहा कि आप खुद पाकिस्तान चूज करें और जो मिलिट्री कोर्ट से जो ये रॉ के एजेंट हैं कुलभूषण साहब, इनके लिए एक रिव्यू और रिकन्सिडरेशन का एक मैकेनिज्म कानून आप एक बनाएं और उस कानून से आप इफेक्टिव रिव्यू और रिकन्सिडरेशन करें। तो नतीजतन उन दिनों मुझे याद है पार्लियामान सेशन में नहीं था और ये काफ़ी डिबेट भी हुई है, इसके अंदर इंटरनेशनल लॉयर्स हैं, उनसे ओपिनियन भी ली गई है और उसके बाद फिर ये फैसला किया गया। और ये ऑर्डिनेंस लाने का सिर्फ मतलब ये था, देखिए आपके पास दो ऑप्शन थे। एक तो ऑप्शन ये था कि ICJ की आप हुक्म अदूली कर दें, हाँ। और ताकि वो सिक्योरिटी काउंसिल में आपके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दें। पाकिस्तान को डिक्लेयर कराने की इंडिया कोशिश हमेशा करता है कि पाकिस्तान जो है रोग स्टेट है, पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लॉ पे नहीं चलती। और दूसरा ये था कि हम हैं एक्चुअल पाकिस्तान एक बड़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबल स्टेट है जो कि अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को भरपूर तौर पे फुलफ़िल करना जानती है और करती है, और हमेशा ऐसा हुआ है। तो लिहाजा ये ऑप्शन दिया गया जिसमें हमने हर तरह से पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल कमिटमेंट था, ICJ की रूलिंग थी, उसको फॉलो किया। और ये जो ऑर्डिनेंस है बिल्कुल जो वर्डिंग है ICJ की उसके हिसाब से है। अच्छा देखिए, इस पे एक ये बहस ज़रूर हो सकती है कि चलिए हो सकता है कि कोई ये कहे कि जी ये ऑर्डिनेंस में इस तरह ICJ की कंप्लायंस नहीं हो रही, हाँ। आप इसको इस तरह कंप्लायंस करें, ये बात तो समझ में आ सकती है। लेकिन ये कहना कि नरमी कर दी गई है, मेरे ख्याल में ऐसा ना करें। अच्छे लोग हैं आप लोग भी, PTI वाले भी अच्छे हैं, पीपल्स पार्टी भी, मतलब कि ICJ के फैसले की रोशनी में फेल ट्रायल अगर तकरे करने थे आलमी अदालत इंसाफ के कहने पे, तो ये करना जरूरी था। आपके कहने का मकसद ये है? सही। जी हाँ। और इस पे क्योंकि सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इस पे सियासत नहीं करें, और बहुत सी चीजें हैं उस पे करें, गिव एंड टेक करें। आगे बढ़ते हैं फरूक साहब। फरूक साहब, नैब की गैर जानिबदारी और मुकदमात को निपटाने का, फिर लोगों को पकड़ने का तरीक़ाकार, हमेशा से इस पर क्वेश्चंस उठते रहे हैं। ये मामला हमेशा मतनाज़े रहा है और ये तासुर रहा है कि इस इदारे को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, और हर हुकूमत जो है ना वो इस इल्ज़ाम को ये कहकर झुटला देती थी कि भाई नहीं जी, नैब तो एक आज़ाद इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, इसलिए सिर्फ ये जो है ना इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी है इस इदारे के बारे में, ख्वाजा बरादरान के केस के फैसले की रोशनी में, जिस तरीके से कहा गया है कि ये यकतरफा एहतसाब होता है, जो क्वेश्चन उठाए कोई आम बंदा नहीं उठा रही, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखें, एक तो मैडम मैं आपके सामने ये रखूं कि आपने ये भी बात सुनी होगी कि नैब को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए लेजिस्लेट किया। यानी आपको पता है कि ये नैब का कानून दरअसल ये कौन सा कानून है और कौन इसको लेके आया था? दरअसल ये इसका नाम था एहतसाब ऑर्डिनेंस 1997। वेरी ट्रू। एहतसाब ऑर्डिनेंस 1997 आया था, पहले ऑर्डिनेंस आया था। जैसे कहते हैं ना कुलभूषण में ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए, तो ये ऑर्डिनेंस लेके हमारे भाई नून लीग वाले, और अगेन मैं सिर्फ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड करेक्ट कर रहा हूँ, अगेन मेरा ना इससे सैफुर रहमान कमीशन भी कहते थे, सैफुर रहमान एहतसाब क्या नाम दिया करते थे। वो मैं अल्फाज चुन रहा था, आपने खुद बोल दिया, मैं एक्चुअली कहना नहीं चाह रहा था, आपने बोल दिया। अच्छा, उसमें हुआ क्या, ये बाद में पीपल्स पार्टी पर एक शदीद ज़दोकूब करने के लिए एहतसाब ऑर्डिनेंस आया 97 का, फिर एहतसाब एक्ट बनाया 1998 का, और उसमें तमाम के तमाम केसेस जो थे वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थे,
और पीपल्स पार्टी के लोगों को कन्वर्ट भी किया गया, बीबी को भी कन्वर्ट किया गया और क्या कुछ हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, एहतिसाब एक्ट की जगह नैब ऑर्डिनेंस कर दिया, उसका नाम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कर दिया, एहतिसाब लफ्ज़ हटा दिया। इसेंशली जो एहतिसाब ऑर्डिनेंस था या एहतिसाब एक्ट था वो उसी का एक फॉर्म है जो कि ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब का जो लॉ है, और ये फिर इसी तरह चलता रहा। और उसके बाद मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी 2013 में, नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त जो नून लीग ने एक मुसव्वदा बनाया नैब ऑर्डिनेंस का, वो तो ऐसा ड्रकोनियन था, वो कोई निकाल के उसको देखे। हाँ। कि उसमें तो पता नहीं क्या कुछ था।